औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। अब हम चैप्टर नंबर 12 एंड 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो हमारा टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेम्परेचर डिवाइसेस या सब्सटेंसेस। सबसे पहले ये जो PTC लिखा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिवाइसेस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर्स या किसी भी कंडक्टर का जो रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी, जिसे आप क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विद राइज इन टेम्परेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, PTC। और कंडक्टर्स के अंदर ये याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है, और टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो RT जो कि टेम्परेचर के बढ़ते हुए रेजिस्टेंस है वो R0 से ज़्यादा होती है और अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और ये रिलेशन वैलिड होती है सिर्फ गुड कंडक्टर जो कि मेटल्स हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल एक्सेट्रा, उनके लिए। और दूसरे हैं NTC, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिवाइसेस, और उनमें अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है। और ये वैलिड होता है सेमीकंडक्टर्स में जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो विद द राइज और इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ी हुई रेजिस्टेंस RT जो होनी चाहिए थी वो लेस होगी R0 से, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए इसे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिवाइसेस बोलते हैं। और ये होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेप्स टू अप्लाई गॉसेस लॉ फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉसेस लॉ is basically a law which is used to find out the electric field intensity in a certain finite region। और उसके डिफरेंट पॉइंट्स में पहला है कि जिस जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होने का खदशा है वहाँ एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ इमेजिनरी और गॉसियन सरफेस अक्रॉस ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेजर्ड। जैसे इसकी 3 एप्लीकेशंस हमने पढ़ी। पहली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर हमने एक स्फेरिकल शेप की गॉसियन इमेजिनरी सरफेस बनाई थी। और इसी तरह उसके बाद था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और उसका हमने एक फाइनाइट पोर्शन साइलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की शक्ल में लिया। और तीसरी एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, और उसके अंदर हमने एक पिल बॉक्स बनाया था, एक हॉलो इमेजिनरी सरफेस, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। सेकंड है कि जहां आपने इमेजिनरी सरफेस बनानी है उस जगह कैलकुलेट करना है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कॉस ऑफ थीटा। और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, क्योंकि ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में आता है। तो वो 1/ε0 इंटू क्यू टोटल चार्ज इन क्लोज दैट सरफेस। अब इन दोनों फ्लक्सेस को आप कंपेयर करेंगे और फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट रीजन। ये हम 3 एप्लीकेशंस में पढ़ चुके हैं, तो ये उसके बेसिक जो स्टेप्स हैं। उसके बाद है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली कंसेप्ट में है स्टैटिक चार्ज अपने गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फील्ड जो कि इस नेचर के अंदर छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेकर एटम से लेकर लार्जेस्ट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को आपस में बाइंड किए होती हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, हम अपनी आसानी के लिए इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं अराउंड अ पॉइंट चार्ज जो डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को और डायरेक्शन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है ये ओरिजिनेट भी होती हैं और टर्मिनेट भी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग लाइंस, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपैरिजन में जो होती है वो नेवर एंडिंग लाइंस होती है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और ये भी याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम, जहाँ पर चार्ज होगा डेफिनेटली चार्ज उसी जगह ही होगा ना जहाँ कंडक्शन होगी। और उसके बाद ये फील्ड लाइंस जो होती हैं ये बेसिकली स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं और कर्व्ड भी होती हैं। स्ट्रेट तो हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव से निकल रही हैं नेगेटिव में जा रही हैं, लेकिन कर्व्ड लाइंस पर कैसे फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो उन पर टेंजेंट ड्रा करेंगे जो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की।
और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनी डायरेक्शनल होती हैं, वो सिंगल पॉइंट से सिंगल पॉइंट तक टर्मिनेट होती हैं और नेवर क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर वो क्रॉस कर जाएं तो सिंगल पॉइंट पर एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दोनों, इस पॉइंट P पर इन्होंने क्रॉस किया है, तो देखिए इस P पॉइंट पर दो डायरेक्शंस होंगी जो कि मल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इसकी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को ओबे नहीं करती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनी डायरेक्शनल फील्ड लाइंस। और ये क्लोज्ड लाइंस होती हैं और ये टर्मिनेट भी होती हैं और जहाँ ओरिजिनेट भी होती हैं। और जहाँ करीब करीब होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी और जहाँ वो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, दूर होने वाली फील्ड लाइंस कर्व्ड होती हैं। जहाँ स्ट्रेट होंगी वहाँ करीब होंगी, वहाँ फील्ड स्ट्रांग होगी। जहाँ दूर होती जाएंगी उन फील्ड को कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड और दैट रिप्रेजेंट्स द वीकनेस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फार अपार्ट फील्ड लाइंस जब वो चार्ज से दूर होती जाएंगी तो कर्व होती जाएंगी और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं EMF की। तो EMF इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। Basically, it is not a force, it is a potential difference. This is called work done by a battery on a charge to supply it across the circuit. So, it gives maximum energy to the charge. So, this is called maximum energy supplied by a battery to a unit charge. और उसके बाद it is a property of an open circuit और इसे हम cause भी बोलते हैं और ये हमेशा मौजूद रहता है। मतलब ये कि आपके पास एक न्यू बैटरी है, अभी आपने उसे सर्किट में नहीं लगाया तो उसके अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बैटरी के अंदर केमिकल होगा जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो चार्जेस को मैक्सिमम एनर्जी की शक्ल में मिलेगा और उस वक्त करंट सप्लाई नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए प्रेजेंट होगी इवन बैटरी इज नॉट सप्लाइंग करंट। और उसका रिलेशन ये है और इसका यूनिट जो होते हैं वो वोल्ट्स होते हैं। और जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त है जब बैटरी सप्लाई करती है करंट क्लोज सर्किट में लगी होती है। इसके साथ एक रेजिस्टर लगा दें, बल्ब लगा दें, फ्यूज लगा दें, कोई भी सर्किट लगा दें तो वो उस एलिमेंट में से करंट पास करेगा। तो फिर बैटरी के टर्मिनल से बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, चार्ज अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा अक्रॉस द एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर जो भी कनेक्टेड हैं, तो उस वक्त वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम उस वक्त नोट करते हैं व्हेन बैटरी सप्लाइंग करंट और करंट इसमें ज़ीरो नहीं होगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन ये है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF सबट्रैक्टेड बाय अ फैक्टर ऑफ IR, I करंट, और इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज सर्किट, इट इज़ एन इफेक्ट। वो कॉज था EMF और ये उसका क्या है, इफेक्ट है। अब ज़रा इनके दरमियान एक और रिलेशन भी है कि अगर करंट ज़ीरो हो, ओपन सर्किट है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होगा, EMF होगी। और दूसरा पॉइंट कि अगर करंट सप्लाई हो रहा है तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज होगा और वो EMF में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन EMF। उस पर बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी जब वो करंट सप्लाई कर रही है। लेकिन जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और वो -I हो जाएगा व्हेन बैटरी इज चार्जिंग, और इस वाली रिलेशन में पुट करें तो ये +IR हो जाएगा और फिर उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा भी हो सकता है। इट मीन्स कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन हम इसको कंपेयर करेंगे EMF के साथ तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट ओनली व्हेन इट इज़ इक्वल टू EMF व्हेन इट इज़ नॉट सप्लाइंग करंट। और जब करंट सप्लाई करेगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस हो जाएगा, और जब बैटरी इटसेल्फ चार्ज होगी तो वो करंट ले रही होगी, चार्ज ले रही होगी, और उस वक्त उसका पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। दो सर्किट्स हैं आपके इस चैप्टर में, एक है रियोस्टेट और एक है पोटेंशियोमीटर, और इनमें से ज़्यादा बेटर एफिशिएंट जो है वो पोटेंशियोमीटर है, बिकॉज इट कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट बाय सप्लाइंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन कांस्टेंट रेशियो अक्रॉस द सर्किट। तो इसलिए हम यहाँ पोटेंशियोमीटर को ही डिस्क्राइब करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर
जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इक्वल टू रो एल ओवर ए, जो बता रही है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसके अंदर एक तो वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी उसकी ज़्यादा होगी, जिसमें दो फिक्स टर्मिनल्स हैं ए और बी, और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो ए और बी के दरमियान मूव करता है। और अगर आप इसमें से सर्किट में लगाएंगे तो आप या तो ए और सी को यूज़ करेंगे या बी और सी को। फर्ज करें मैं ए और सी को यूज़ कर रहा हूँ, तो सी जब ए से दूर जाएगा तो ए और सी के दरमियान लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। और जब बी और सी को यूज़ करेंगे तो जब सी बी की तरफ जाएगा तो लेंथ बिटवीन बी एंड सी ऑफ द वायर डिक्रीज होगी और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं जिन टर्मिनल्स को यूज़ करने की, वो ए और सी है। और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा है जिसने नल कंडीशन को डिस्क्राइब करना है कि इस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस और इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो वो नल कंडीशन होगी जिसे बैलेंस कंडीशन। इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट विदाउट ड्राइंग एनी करंट थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। अब उसके बाद कैपिटल आर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ए से बी तक। सी मूव कर सकता है ए और बी के दरमियान। हम यूज कर रहे हैं कौन से टर्मिनल जो हमने सिलेक्ट किए, ए और सी। तो वी ए सी जब सी बी और ए के दरमियान होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के दरमियान होगा, और वो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई इंटू आर, जो कि टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के दरमियान जो है वो कैपिटल आर है। तो ए और सी के दरमियान क्या होगी, स्मॉल आर। और जिस वक्त सी बी पर मौजूद होगा तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूडेड होगी, और उस वक्त जो करंट बैटरी सप्लाई करेगी वो डिसिपेट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ टोटल करंट इज इक्वल टू ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अब हम बात कर रहे हैं सी इज एक्चुअली बिटवीन ए एंड बी, तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस भी ए और सी हो जाएगा, और करंट तो आ ही रहेगा क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, करंट रिमेन सेम। और रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगी, पहले से कम, जो स्मॉल आर, और कैपिटल आई की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कैपिटल ई से कम होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज लेस बिटवीन ए एंड सी एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और उसके बाद सी को जब आप मूव करवाएंगे ए से बी की तरफ, हमारे सिलेक्टेड टर्मिनल्स ए और सी हैं, तो रेजिस्टेंस 0 से आर तक बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 से ई तक होगा। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस के चेंज करने से पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसे एक्सप्लेन करें कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, उसे आप बेंड कर दें तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की, जो है कैपिटल आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, जो रिप्रेजेंट करता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंड्स से लेंथ और एरिया चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, लेकिन नॉर्मली बेंड करने से लेंथ और एरिया में चेंज नहीं आता। हाँ, अगर उसे हाईली प्रेस कर दें तो फिर क्या होगा, लेंथ भी चेंज हो सकती है, एरिया, रेडियस, डायामीटर या वॉल्यूम चेंज होगा, तो जिसकी वजह से वो बेंड्स रेजिस्टेंस को भी चेंज करेंगे। अदरवाइज नो बेंड्स इन अ वायर डज नॉट अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये याद रखिएगा। और ये दोनों कंडीशंस आपने मेंशन कर देनी है ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।